जैसा कि आप जानते हैं कि हैदरी स्टडी पॉइंट की जानिब से सीटेड दिसंबर सन 2022 के लिए उर्दू के एन सिलेबस के मुताबिक A to Z मुकम्मल कोर्स आप लोगों को दस्तयाब कराया जा चुका। साथ ही साथ 3 इम्पोर्टेंट मैराथन क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड की गई जो कि 2-2 घंटे की हैं और इंशाअल्लाह आपको उर्दू में 30 में से 30 नंबर दिलाएंगी। उन सभी क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आप लोग ने हमारे वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए। उर्दू के जो कैंडिडेट्स हैं उनका एग्ज़ाम ज़्यादातर 9 तारीख को है, तो जितने भी अफराद 9 तारीख को 9 जनवरी को इम्तिहान देने जा रहे हैं सबके लिए हैदरी स्टडी पॉइंट की जानिब से बेस्ट विशेज़ और दुआएं हैं। अल्लाह आप सबको अच्छे नंबरात से पास करे। आज हम लास्ट ईयर ऑनलाइन मोड में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालों को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है कि बच्चों की ऐसी सरगर्मी से तरगीब होती है जिनकी बच्चे कैसी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं जिसकी मंसूबा साजी बड़ों ने की हो, जो बड़ों के द्वारा प्लानिंग की गई हो या फिर जो बच्चों के द्वारा प्लानिंग की गई हो, जो खुद स्टूडेंट्स के लिए मीनिंगफुल हो या फिर जो टीचर के लिए मीनिंगफुल हो। तो याद रखिएगा, बच्चे ऐसी सरगर्मी में, ऐसी गतिविधि में रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं जो उनके लिए मीनिंगफुल हो, जो उन्हें पसंद आए, जिससे उन्हें कुछ चीज़ें सीखने को मिलें। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं जिसमें यह पूछा जा रहा है कि प्राइमरी सतह पर खेल या सरगर्मी की हिदायत देनी चाहिए। मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं, आप प्राइमरी के किसी क्लास में तालीम दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं और आप वहाँ पे कोई बच्चों को गेम करा रहे हैं या फिर कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, तो आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे बच्चों को कैसे देंगे? तो याद रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो या फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो या फिर हमारे संविधान में आर्टिकल 350A हो, इन सभी की ये सिफारिशात हैं कि प्राइमरी दर्जात पर कम से कम क्लास 1 से 8 तक बच्चों को उनकी मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए। इसलिए एज अ टीचर जब कभी भी आप प्राइमरी के किसी भी क्लास में टीचिंग करें तो बच्चों को कोई एक्टिविटी कराएं या फिर कोई भी खेल खिलवाएं तो आप हमेशा हिदायत, निर्देश और इंस्ट्रक्शन बच्चों की घर की ज़बान या फिर उनकी मादरी ज़बान में देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल बयान के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, इसके हवाले से 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन गलत है? नज्म, गीत और गाने बच्चों के लिए ज़रिया हैं। ये जो बच्चों के लिए हम पोएम्स और जो हम गीत और गाने बच्चों की किताबों में डालते हैं वो किसका ज़रिया है? लफ्ज़ और जुमलों की साख्त याद करने का। देखो किसका ज़रिया नहीं है, ये नेगेटिव पूछ रहा है। तो देखो, नज़्म से हम स्ट्रक्चर समझते हैं सेंटेंस का, सही बात है। वर्ड्स की प्रैक्टिस भी होती है, ये भी सही बात है। और नज़्म से वोकैबुलरी भी बच्चों की बढ़ती है, शब्दकोश और ज़ख़ीरे अल्फाज में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन हम किसी भी नज़्म के पैसे से हम ग्रामर नहीं सीखते हैं। मान लो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये कोई पोएम है, तो क्या इससे बच्चे ग्रामर सीखेंगे? इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, ये पोएम है, तो क्या इससे बच्चे ग्रामर सीख पाएंगे? नहीं। स्ट्रक्चर सेंटेंस का समझ पाएंगे। ठीक है, सनशाइन लफ्ज़ आया, मूनलाइट लफ्ज़ आया पोएम में, तो वो लफ्ज़ की मश्क करेंगे और वोकैबुलरी भी उनकी बढ़ेगी, लेकिन ग्रामर नहीं सीखेंगे। तो नेगेटिव पूछा है, तो हमारा जो जवाब होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? उस्ताद बच्चों का अंदाज़ा कद्र करता है। एक टीचर बच्चों का जो इवेल्युएशन करता है वो क्यों करता है, क्या जानने के लिए करता है? क्लास में ज़बान के सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला कौन सा स्टूडेंट है, ये चेक करने के लिए बच्चों का इवेल्युएशन करता है कि पूरी क्लास में कौन सा बच्चा सबसे अच्छे से ज़बान का इस्तेमाल करता है।
या फिर बच्चों की आमोज़ी खिला को जानने के लिए, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको जानने के लिए बच्चा इवेल्युएशन करता है, या फिर बच्चों की आमोज़िश में बेहतरी लाने की गरज से मज़ीद मंसूबा साज़ी के लिए, यानी कि बच्चों की जो लर्निंग है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी और बेहतरी लाए, उसको इम्प्रूव करे, इसलिए प्लानिंग करने के लिए एक टीचर इवेल्युएशन करता है, या फिर बच्चे का उसके हम जमातों से तकाबुल करने के लिए, क्लास फेलोज से कंपैरिजन करने के लिए इवेल्युएशन करता है। तो याद रखिएगा, एक टीचर जो इवेल्युएशन करता है वो इसीलिए करता है ताकि वो अंदाज़ा लगा पाए कि बच्चों ने कितना सीखा है और जो वो सीख रहे हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जा सके। यानी कि आमोज़िश की, बच्चों की आमोज़िश में बेहतरी लाने की गरज से और मज़ीद मनसूबाबंदी के लिए एक टीचर बच्चों का मूल्यांकन करता है, अंदाज़ा कद्र करता है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा सही नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट कौन है ये तलाश कर रहा है टीचर। और दूसरे वाले ऑप्शन में आमोज़ी खला को जानने के लिए, तो ऐसा नहीं है। इवेल्युएशन आमोज़ी खला को जानने के लिए नहीं होता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को जानने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है तशख़ीसी या डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसलिए ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे सही होगा। अगले सवाल में यहाँ पे ज़ू लिसानी बच्चे जो बाइलिंगुअल स्टूडेंट हैं, एक ज़बान बोलते वक्त अक्सर दूसरी ज़बान के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि आप एक ज़ू लिसानी क्लास के किसी एक बच्चे को खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो अपना तारुफ़ कराओ। तो वो कहता है मेरा नाम अली है, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद है, मेरी माता जी का नाम हैदरी है। अब यहाँ पे अब्बू के बाद उसने माता लफ्ज़ लेके आ दिया, तो वो हिंदी और उर्दू दोनों अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसको कोड स्विचिंग कहेंगे या फिर कोड मिक्सिंग कहेंगे, कसीर लिसानियत यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म कहेंगे, या फिर महारत की सतह कहेंगे। तो देखो, इसको कसीर लिसानियत नहीं कहेंगे। कसीर लिसानियत में 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, वर्ड्स हिंदी के वर्ड्स उर्दू में आ जा रहे हैं और उर्दू के वर्ड्स हिंदी में आ जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कोड स्विचिंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बच्चे मुख्तलिफ निशानात बनाकर, अलग अलग सिंबल्स बनाकर अपने लिखने का सफ़र शुरू करते हैं। जब बच्चे सफ़र शुरू करते हैं तो आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं। तो ये जो आड़ी तिरछी रेखाएं हैं इसको हम ड्राइंग कहेंगे, स्क्राइबिंग कहेंगे, तहरीर कहेंगे, या फिर इन्वेंटेड स्पेलिंग कहेंगे। तो ये आड़ी तिरछी रेखाएं जो बच्चे लिखने की शुरुआत के वक्त बनाते हैं इसको हम स्क्राइबिंग कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। दर्ज झेल में से कौन सी महारत बाद में बच्चों की खुशखत को बेहतर बनाने में माविन होगी? यहाँ पे 4 काम बच्चे कर रहे हैं। इन चारों कामों से कौन सा ऐसा काम है जो बच्चों की राइटिंग अच्छा करेगा? अलमारी में कपड़ा बिछाना, किसी चीज़ को उबालना, लकड़ी चुनना, या फिर मोतियों की माला बनाना। अब देखो, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो फाइन मोटर स्किल का है, यानी कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें कम से कम आज़ा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अलमारी में कपड़ा बिछाएंगे तो ज़्यादा चीज़ें, देखो ये चीज़ किसी चीज़ का उबालना, इससे तो कोई आज़ा का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, बस रख दिया उबल रहा है। लकड़ियों को चुनना और मोतियों की माला बनाना, इनमें कौन सा ज़्यादा बारीक काम है? तो देखो, मोतियों की माला बनाना ये बारीक काम है, और बारीक काम से ही बच्चे की जो राइटिंग है वो अच्छी होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो लिखना होता है वो फाइन मोटर स्किल के तहत आता है, जिसको उर्दू में उम्दा हर की महारत या फिर लतीफ़ हर की महारत के नाम से पूछा जाता है। तो अगर पूछे कि लिखना किसकी मिसाल है तो लतीफ़ हर की महारत या फिर उम्दा हर की महारत की है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि ज़बान की किताब में
तस्वीरी वजाहत के हवाले से सबसे अहम कौन है? ये जो लैंग्वेज की बुक होती है उसमें फ़ोटोज़ से एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, फ़ोटोज़ उसमें दी गई होती हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं। कौन सा स्टेटमेंट सबसे अहम है? तस्वीरी वजाहत ज़बान को गैर मानूस और यादगार सियाक में, यानी कि जो अननोन चीज़ें हैं और जो बच्चों की याद की गई जो कंटेक्स्ट हैं उसमें पेश करने में ये हेल्पफुल होता है। या फिर तस्वीरी वजाहत बच्चे अपने इर्द गिर्द महसूस करते और सुनते हैं और इससे मेल पैदा करने में ये माविन होती है। या फिर बच्चों की बसरी ख्वानदगी को, यानी कि देख के पढ़ने को ये फ़रोग़ देता है। या फिर उस्ताद और मुसव्विर की जमालियाती और फ़नी हिस्स की पजीराई होती है। तो जो तस्वीरें होती हैं किताबों में उसके लिए सबसे जो अहम स्टेटमेंट है पहला वाला है, यानी कि तस्वीरी वजाहत जो है वो ज़बान को गैर मानूस और यादगार सियाक में पेश करने में मददगार होती है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कहानियाँ ज़बान की आमोजिश में बच्चों की हौसला अफजाई करती हैं। बिल्कुल करती हैं। कहानियाँ जब हम सुनाते हैं तो इससे कहानी बच्चे के एक इकाई के तौर पे काम करती है। बच्चा खुद को ज़बान के साथ कहानी की वजह से शरीक हो जाता है और बच्चे में इमेजिनेशन पावर आती है, कल्पना शक्ति आती है, तख़य्युल आता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, कहानियाँ ज़बान की आमोजिश में बच्चों की हौसला अफजाई करती हैं और उनकी डैश मजबूत करती हैं। क्या मजबूत करती हैं? तो अदब की तहसीन, यानी जो लिटरेचर है उसका जो पसंद करना है ये भी कहानियों से बच्चों में आती है। वो लिटरेचर की तरफ रागिब होते हैं, पसंद करने लगते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये किसने कहा था कि बच्चों में हयातियाती तौर पर ज़बान के सीखने की सलाहियत वदियत होती है। मैंने कई बार ये बात बताई कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये कथन किसका है? नोम चॉम्स्की का। इन्होंने LAD का कंसेप्ट दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इन्होंने बताया कि बच्चे के मन में, दिमाग में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो फितरी तौर से ज़बान को सीखता है। उसी बात को यहाँ पे मुश्किल अंदाज में पेश किया है। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से देखेंगे। ये किसने कहा था कि बच्चों में हयातियाती तौर पर ज़बान सीखने की सलाहियत वदियत होती है और जिस्म के हयातियाती फ़रोग़ के साथ ज़बान का फ़रोग़ होता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वैसे वैसे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट और स्ट्रांग होता है। तो ये बात नोम चॉम्स्की की है। नोम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि मुअस्सिर अंदाज में कवायद की तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। ठीक है, कौन दुरुस्त नहीं है ये आपको चेक करना है। पहला है कि मुनासिब तरसीली अंदाज में कवायदी उसूलों को पेश करना। दूसरा है सियाक में कवायद के मौजू यानी कि मुनासिब उसूलों की वजाहत करना, एक्सप्लेनेशन करना। तीसरा है असल ज़िंदगी जैसे तरसील में कवायदी उसूलों की मश्क करना। और चौथा है कि मश्क के ज़रिए उसूलों को याद करके कवायद की आमोजिश। तो यहाँ पे रटने की बात चौथे वाले ऑप्शन में है जो कि निगेटिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। यानी कि मुअस्सिर अंदाज में कवायद की तदरीस के हवाले से मश्क के ज़रिए उसूलों को याद करना ये कवायद की आमोजिश के लिए दुरुस्त नहीं है। कवायद की आमोजिश के लिए कौन सा तरीका, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और हेल्पफुल होता है? तो वो है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव मेथड को हम उर्दू में इस्तिक़राई तरीका कहते हैं। चलो अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ख्वानदगी के हुसूल के लिए, यानी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पढ़ने को आप हुसूल कर रहे हैं, इसके लिए दर्ज झेल में से किस में महारत होनी चाहिए? आप पढ़ना सीख रहे हैं तो पढ़ने के लिए कौन सी महारत आप में होनी चाहिए? सौतियाती आगाही और रवानी, यानी कि जो ध्वनि है उसकी पहचान और आप तीव्रता के साथ पढ़ें, या फिर आम फरंग और पैटर्न को जो स्ट्रक्चर है उसको पहचानें, या फिर मानी कसी और ज़बान का इदराक यानी कि मीनिंग को ऑब्ज़र्व करें और लैंग्वेज को
समझें, या फिर महारत और सौतियाती यानी कि ध्वनियात्मक बोध, इदराक मतलब बोध। तो यहाँ पे पढ़ने का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बताया, पढ़ने का मतलब सिर्फ हुरूफ की अदायगी नहीं होता है, बल्कि पढ़ने का मतलब होता है मतन के मानी समझना। यानी ख्वानदगी के उसूल की जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है, मानी कशी और ज़बान का यानी कि भाषा को समझना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। अगला सवाल कि ज़बान के आमोज़ी अमल को यानी कि लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तालीम में क्या कहलाता है, तो उसको हम ICT कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे ITC लिखा है, इसको मिसप्रिंट है, ICT होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे ज़बान के आमोज़ी अमल में बेहतरी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बच्चों की आमोज़िश के अंदाज़े कद्र में मुश्तमिल स्कोरिंग गाइड को क्या कहा जाता है, तो इसको हम रूब्रिक्स कहते हैं। जो बच्चों की लर्निंग के इवेल्युएशन में यूज़ होती है स्कोरिंग गाइड, उसको रूब्रिक्स कहते हैं। आखिरी सवाल आपके सामने है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का सबसे ज़्यादा इसरार किस पर होता है। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो किस पे जोर देता है, तो ये सेहत पर यानी कि एक्यूरेसी पे यानी कि शुद्धता पे जोर देता है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। तो ऑनलाइन पूछे गए 21 जनवरी सन 2022 को, लास्ट ईयर नहीं, इसी साल, आखिरी दिन है ना साल का, तो इसी साल शुरुआत में पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है, जिसके 15 सवाल हमने हल करा दिए। पैसेज तो आसान होते हैं, इसलिए हमने पैसेज पे वक्त ज़ाया नहीं किया। बाकी हमारे तीनों मैराथन क्लासेस को आप लोग ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ये तीनों मैराथन क्लासेस आपके 30 में से 30 नंबर दिलाएंगे, क्योंकि जो तीसरा मैराथन क्लास है उसमें मैंने पैसेज को भी हल करने की ट्रिक और बेहतरीन तरीका बताया है। तो आज के लिए इतना ही बस। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, ये शिकायत आप लोगों से। शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।